हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों। आज अपन इस विषय को आगे बढ़ाते हुए सिंधु सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाते हुए अपन ने जो पीछे क्या क्या पढ़ा उसका थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले अपन ने सिंधु सभ्यता के बारे में विस्तृत जो परिचय वो प्राप्त किया, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। फिर उसके बाद में अपन ने उसके जो नामकरण कैसे हुआ, कहाँ खुदाई हुई और कौन कौन सी साइट मिली और उन साइट में क्या क्या मुख्य प्राचीन वस्तुएं, प्राचीन साक्ष्य मिले। आज इसको आगे बढ़ाते हुए सिंधु सभ्यता की जो विशेषताएं हैं वो पढ़ेंगे। और सिंधु सभ्यता की विशेषताओं में सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, धार्मिक है, स्थापत्य कला है, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और मेरे साथ आप इस यात्रा को आगे बढ़ाते रहिए। देखो साथियों, जो अपन पढ़ रहे हैं YouTube पे आके कोई भी ये नहीं है कि आपको महारथी बना दे, लेकिन एक केवल ओवरव्यू अपन आपको मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। इस ओवरव्यू से क्या होगा कि आपकी पढ़ाई में कंटिन्यूटी रहेगी, एक दूसरे टॉपिक से कनेक्टिविटी रहेगी, तो आप उसको अच्छी तरीके से कवर कर पाओगे। बाकी जो आपको आगे तक ले जाने के लिए मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूँ, आप अपने गंतव्य तक पहुँचे, आपको अपनी मंजिल मिले, इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देना चाह रहा हूँ। तो इसमें जो अपन सिंधु सभ्यता की विशेषताएं पढ़ेंगे, इसमें सबसे पहले अपन सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक व्यवस्थाएं क्या थी? सामाजिक व्यवस्थाओं में जैसे सबसे पहले समाज में आता है परिवार। तो समाज का आधार ही उसमें परिवार था। परिवार कैसा था? परिवार ऐसा अपन अनुमान लगा सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो के लोगों का जो परिवार था वो मातृसत्तात्मक था। इसके भी साक्ष्य हैं कि बहुत सारी मातृ देवी की मरण मूर्तियाँ मिली है, इसलिए अपन अनुमान लगा सकते हैं कि परिवार जो है मातृसत्तात्मक रहा था। इसके अलावा इसमें और क्या था? समाज वर्गों में विभक्त था। कैसे पता लगता है? जैसे कई जो है योद्धा, 4 वर्ग थे, समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था, जिसमें योद्धा जो समाज की रक्षा करते थे, विद्वानों के अलावा व्यापारी व्यापार करते थे, और शिल्पकार जो है मनकों का काम करते थे, कपड़े बुनने का काम करते थे। व्यापारी जो है उसको व्यापार को करते थे, इसमें पढ़ेंगे अपन आर्थिक वाले में। विद्वान जो है जैसे पुरोहित वर्ग था। योद्धा जो समाज की रक्षा करने वाले थे। तो 4 वर्ग इसमें विभाजित मिलते हैं। समाज 4 वर्गों में विभाजित मिलता है। इसके अलावा समाज में क्या होता है कि वो क्या पहनते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग जो है सूती कपड़े पहनने का साक्ष्य मिले हैं। क्यों? क्योंकि जैसे अपन देखते हैं कि सिंधु जो लोग हैं, सिंधु नाम ही जो यूनान के लोग थे कपास को सिंधु कहते थे, और फिर जो यूनानी थे वो उसको सिंडन कहते थे। तो सिंडन से सिंधु बना, और जो कपास की खेती के साक्ष्य वहाँ मिले, इसलिए कपड़े पहनते थे। बुने हुए कपड़े, सिले हुए कपड़े पहनते थे। कैसे पता लगा? कहीं सुई मिली है, कहीं धागे के जो है प्रमाण मिले, इसलिए सिले हुए कपड़े पहनते थे।
इसके अलावा अपन देखते हैं कि भाई वो भोजन क्या करते थे। तो भोजन शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। फल फूल खाते थे। मांसाहारी में भेड़ बकरियों का जो है, भेड़ बकरी भैंस, इनके सुअर, इनका मांस खाते थे। इसके बाद में अपन चलते आगे कि भाई वो क्या करते थे, खेल कूद में क्या है, उनका मनोरंजन का साधन क्या था। तो मनोरंजन का साधन है वो पासा खेलते थे, शतरंज जैसी भी कुछ मोहरें मिली है, गिट्टियाँ जो होती है गोटियाँ शतरंज की, वैसी भी बहुत जगह से मिली है। इसका मतलब वो क्या करते थे, अपना जो है मनोरंजन करते थे। इसके अलावा जैसे धोलावीरा और कुंदन जो गांव है, पुरन गांव है, वहाँ से जो स्टेडियम मिले हैं, उससे ऐसा लगता है कि वो आपस में जो है मनोरंजन, वहाँ कोई गेम वगैरह, खेल वगैरह, कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम करते होंगे और मनोरंजन करते होंगे। इसी के साथ में नृत्य में भी उनका रुचि थी, क्योंकि मोहनजोदड़ो से नृत्य रज जो मूर्ति मिली है उससे ये भी पता लगता है कि वो नृत्य में आगे थे। नृत्य भी मनोरंजन का उनका साधन था। इसके अलावा वो शिकार करते थे। दशमलव प्रणाली में भी उनकी जो है रुचि थी, दशमलव को भी वो जानते थे। तो इस प्रकार से ये सामाजिक जीवन के बारे में आप उनके बारे में पढ़ते हो तो ऐसा लगता है कि वो बहुत काफ़ी आगे तक पहुँचे चुके थे। अब पढ़ते हैं अपन आर्थिक जीवन। तो आर्थिक जीवन में उनके मुख्यतया दो ही कार्य, जैसे कृषि करते थे। कृषि के साथ से, कृषि में क्या है, गेहूं और जौ की कृषि जो है वो उगाते थे। इसके अलावा चावल के साग से बहुत कम मिले हैं। लोथल से और रंगपुर से चावल की जो है भूसी मिली है। तो चावल भी होता होगा लेकिन चावल के कम है, गेहूं और जौ की ज़्यादा उनके खेती होती थी। इसके अलावा खेती भी कैसे करते थे, उन्नत थी कि वे, जैसे अपन ने कल पढ़ा था कालीबंगा वाले में, जो ग्रिड पद्धति से दोहरी खेती भी करते थे। हल जो है हो सकता है हल मिट्टी के हों, लकड़ी के हों, क्योंकि अभी कोई विशेष हल नहीं मिला है। केवल 2 जगह से हल के नमूने मिले, प्रारूप मिले, कहीं हल के मिट्टी के खिलौने मिले। तो हल तो जरूर हुआ करता था लेकिन हो सकता है मिट्टी के हो। तो ये कृषि कार्य करते थे और कृषि भी उन्नत तरीके से करते थे और उनके पास जो खाने योग्य अनाज होता था उससे ज़्यादा वो उपजाते थे, जिससे व्यापार भी बढ़ा। आगे व्यापार वाणिज्य में इसको देखेंगे। इसके बाद में अपन देखते हैं कि कृषि के साथ साथ पशुपालन भी वो करते थे। पशुपालन में क्या करते थे, क्या क्या पालते थे, भेड़े, भैंसे, बकरी, गाय बहुत ज़्यादा ये पालते थे। एक जो पालतू पशु, इसकी पशु के साग से तो नहीं मिले लेकिन जो इनकी मोहरें थी उस पे वर्षभ की बहुत ज़्यादा आकृतियाँ मिलती है। तो ये भी उनका कोई पशु हुआ करता होगा, वर्षभ। इसके अलावा अपन आगे बढ़ते हैं तो उसके साथ व्यापार भी करते थे, जो व्यापार वाणिज्य में पढ़ लेंगे। अब शिल्प उद्योग में आते हैं अपन। तो शिल्प उद्योग इनका बहुत ही तेज था, क्योंकि चन्हुदड़ो जो है एक औद्योगिक नगर के रूप में, ग्राम ही था, ज़्यादा नगर तो नहीं कह सकते, ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन सारी वहाँ गतिविधियाँ जो होती थी चन्हुदड़ो में वो शिल्प उद्योग से संबंधित थी। वहाँ मन के जो है बनाने के कारखाने मिले हैं। इसके अलावा जो है बालाकोट और लोथल से भी बहुत सारे मन के बनाने के कारखाने मिले हैं। शिल्प उद्योग के बाद में अपन शिल्प उद्योग में मनकों के साथ में जो आभूषण है वो भी बनाते थे, कपड़े है वो भी बनाते थे। कारीगर है, सबसे अच्छा जो उन्नत जो शिल्पकार मानते थे वो बढ़ई को मानते थे, क्योंकि बढ़ई जो है उनकी सारी जो है वो करता था, लकड़ी का काम करता था। इसके बाद में अपन देखते हैं, आगे आते हैं तो इसमें व्यापार वाणिज्य में आते हैं। इसका तो कहना ही क्या दोस्तों, व्यापार और वाणिज्य के नाम से ही ये सभ्यता जानी जाती है। जैसे आगे अपन चलेंगे वैदिक सभ्यता में, तो वो सभ्यता पशुपालन पे ज़्यादा आधारित थी, लेकिन
ये व्यापार और वाणिज्य थी। व्यापार और वाणिज्य होने का भी कारण है। कारण क्या है, ये सभ्यता नगर सभ्यता थी, तो नगर में क्या होता है, नगर में व्यापार और वाणिज्य आते, इसलिए ये व्यापार वाणिज्य जो है इनका उन्नत था। व्यापार और वाणिज्य दो तरीके से होता था, बाहरी और आंतरिक। आंतरिक में जैसे यहाँ का यहीं होता था, जैसे राजस्थान में से तांबा ले जाते थे, अजमेर से शीशा ले जाते थे, मैसूर से सोना लाते थे, कश्मीर है वहाँ से पत्थर वगैरह कीमती पत्थर लाते थे। तो ये यहाँ का यही होता था। जो ऊँट की मिले हैं कई जगह, बाकी ज़्यादा तो नहीं मिले ऊँट के साथ से, लेकिन हो सकता है ये किसी न किसी जानवर पे लाद के यहाँ का व्यापार करते थे, आंतरिक व्यापार। बाहरी व्यापार इनका आंतरिक व्यापार से भी ज़्यादा बाहरी व्यापार था, जो दो जगह से होता था। एक तो मेसोपोटामिया, जो फारस बोलते हैं अपन, ईरान बोलते हैं, यहाँ से, और दूसरा है मिस्र से। तो मेसोपोटामिया और इनका बहुत अच्छा व्यापार था। अपन जो इसमें देखते, ये बंदरगाह से होता था, जल से व्यापार होता था, जो वहाँ तक पहुँचता था सामान। इसके भी बहुत सारे साक्ष्य मिले, जैसे कि अपन देखें तो यहाँ वहाँ की मोहरें मिली है, और वहाँ यहाँ की सिंधु सभ्यता की जो वस्तुएं है वो वहाँ पे मिली है मेसोपोटामिया में। इसके अलावा जैसे एक अपन देखें तो किस किस का होता था व्यापार, तो वो मोर है, सीप है, मन के है, इनका सबका व्यापार बाहरी तरीके से होता था। होता किधर से था, लोथल बंदरगाह से वो आगे जाते थे। और एक तीन शहरों के नाम आए हैं जो इस प्रकार से है। व्यापार और वाणिज्य में जो तीन मुख्य शहर आते हैं वो ये हैं। एक तो आता है दिलमुन, एक आता है मेलुहा, और एक आता है मकरान। मैकन नाम है इसका। तो दिलमुन का नाम जो है, बहरीन को दिलमुन के नाम से जानते थे। ये मध्य इनका जो है मध्यस्थ था। मेलुआ है, ये हड़प्पा का नाम है, और मकरान तट है। तो यहाँ से जो है ये व्यापार होता था, वाणिज्य होता था। व्यापार वाणिज्य के बाद में अपन ये उन्नत अवस्था में था। आगे चलते हैं अपन, तो क्या मिलता है, धर्म, धार्मिक जीवन इनका कैसा था। धर्म और धार्मिक जीवन, तो ये किस किस की पूजा करते थे। जैसे पशुपति की मूर्ति मिली है, योगी की मूर्ति मिली है, इसके अलावा जो है बहुत सारी माता देवी की मरण मूर्तियाँ मिली है। तो ये माता देवी की भी पूजा करते थे। पशुपति यानी शिव, आदि शिव की पूजा करते थे। इसके अलावा जो है पेड़ों में जो है ये पीपल की पूजा करते थे, बहुत सारे पेड़ों की भी पूजा करते थे। एक सींग वाला जो वृषभ है उसकी भी ये पूजा करते थे। तो इनका धार्मिक जीवन जो है बहुत सीधा साधा था, और ये कोई धर्म से संबंधित मतलब मोक्ष वगैरह के लिए नहीं करते थे। ये केवल अपनी वृद्धि के लिए, अपने व्यापार की उन्नति के लिए, अपने संतान की पूर्ति के लिए ये धार्मिक क्रियाकलाप करते थे। अब अपन इसमें धार्मिक जीवन के बाद में अपन चलते हैं तो स्थापत्य कला पर चलते हैं। तो इनकी स्थापत्य कला भी बहुत शानदार थी। कैसे, जैसे इन्होंने क्या क्या बनाया था, अनागार बनाए। अनागार के अलावा इस बात ग्रेट बात जो है वर्त स्नानागार बनाया। गढ़ जो है दुर्ग बनाते थे। इसके अलावा एक दो जगह मंदिर के होने के छोटे साक्ष्य बहुत कम मिले हैं, लेकिन मिले हैं। तो इनकी स्थापत्य कला है बहुत ही शानदार थी। अब स्थापत्य कला में जैसे मकान बनाएंगे तो मकान किससे बनते थे, ईंटों से बनते थे। एक जगह है धोलावीरा जहाँ पे ये पत्थर के मकान बनाए हैं। बाकी सब जगह ईंटें जो है पक्की ईंटों के मकान बनाए हैं। और ईंटों का जो अनुपात होता था वो 4:2:1 का होता था
ईंटों का। कालीबंगा है, वहाँ पे कच्ची ईंटों के मकान थे और जो फर्श है वो थोड़े से अलंकृत ईंटों के मिले हैं। इसके अलावा भी बहुत ही शानदार इनकी स्थापत्य कला थी। अब मुद्राएं यानी मोहरें बहुत सारी मिली है। इसके अलावा अपन मर्दभांड देखें तो बहुत जगह जो है वहाँ मर्दभांड, जैसे अपन कालीबंगा में देखें तो कालीबंगा में क्या है, बहुत सारे बर्तन ऐसे मिले। एक बर्तन, इसके ऊपर दूसरा बर्तन, इसके ऊपर तीसरा बर्तन, चौथा बर्तन, और ये अनाज से भरे हुए बहुत सारे बर्तन। यानी इनकी जो मर्दभांड है वो चाक पे बनते थे, कुम्हार की चाक से और हाथ से, दोनों प्रकार से ये पत्थर बनाते थे। इसके अलावा अपन राजनीतिक संगठन देखें इनका, तो राजनीति में कोई विशेष नहीं है कि भाई ये राजनीति में कोई राजा हुआ करता था। कहीं तो प्रमाण ये मिलते हैं कि भाई पुरोहित जो है पुरोहित इनका शासन चलाता था। कई योद्धा जो राजा के रूप में इनका शासन चलाते थे, और वो, लेकिन ये है कि शानदार तरीके से शासन था क्योंकि सब जगह एकरूपता है। इसका मतलब कोई न कोई राजा ऐसा, इनकी राजनीतिक संस्था ऐसी थी जो इनको संचालित करती थी। जैसे ईंटों का नाप है, सब जगह एक ही नाप की ईंटें बनती है। इनकी जो मोहर है वो एक ही प्रकार की सब जगह पाई जाती है। तो इससे ऐसा लगता है कि ये इनका कोई न कोई शासन पक्ष अच्छा था। तो इस प्रकार से साथियों, ये जो एक व्यापार वाला जो है बहुत शानदार, इनका व्यापारिक पक्ष शानदार था। क्यों? क्योंकि ये शहरी सभ्यता थी, इसलिए जो अनाज वगैरह होता था वो अनाज जो है अधिक उत्पादन होता था। बहुत इनके जितना उपयोग में होता था उससे ज़्यादा उत्पादन होता था, इसीलिए इन्होंने अनागार बनाए। और ये जो है वो है एक बैंक के अनागार, बैंक के रूप में भी काम कर रहे थे, क्योंकि उस समय कोई सिक्के मुद्रा वगैरह नहीं मिली है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि उनका सिस्टम जो था वस्तु विनिमय था, और वो अनाज से ही चलता था, अनाज का विनिमय होता था। इसलिए वहाँ पे अनाज जमा करवा देते थे अनागारों में, और वहाँ कोई सरकारी कर्मचारी भी हुआ करता था जो उसकी व्यवस्थाएं देखता था। तो इस प्रकार से ये सिंधु सभ्यता के जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। इसके बाद में अगला जो टॉपिक आएगा उसमें इसमें से जितने भी प्रश्न आए हैं गत परीक्षाओं में उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। धन्यवाद साथ।